बातचीत करने के लिए हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत साहब केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, जो कि फिलहाल संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नए सिरे से जोधपुर जीतकर आप आए, फिर से आपको 2 मंत्रालय इस बार दिए गए हैं। लेकिन देखिए, इस बार जो बजट में दिख रहा है शेखावत साहब, उसमें फोकस है, चाहे वो बोध गया हो, नालंदा को एक हब बनाना है टूरिस्ट का, चैलेंजेस बिहार को लेकर, राजगीर को लेकर, ओडिशा को लेकर सब कुछ बताया गया है। अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ और जो दोनों का ही आवंटन में देख रही हूँ, लगभग 3260 करोड़ संस्कृति मंत्रालय का है और 2479 पर्यटन मंत्रालय का। क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं, किस तरह की सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे इस बजट के बाद? देखिए, टूरिज्म जो है वो और भारत की संस्कृति, ये दोनों ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अत्यंत ही प्राथमिकता वाले विषय हैं। हमने देखा जिस तरह से पिछले 10 साल में इस भारत में परिवर्तन हुआ और भारत की तरफ देखने का दुनिया भर का नजरिया बदला और भारत एक नए आकर्षण का केंद्र बना। G20 के जो है पूरे देश भर में हुए कार्यक्रमों की बैठकों की श्रृंखला के बाद में जिस तरह से भारत में टूरिज्म का रुझान बढ़ा और हमारा कोविड के बाद में हमारा जो है डोमेस्टिक टूरिज्म जिस तरह से बाउंस बैक हुआ और बहुत तेजी के साथ में बढ़ा, मल्टीफोल्ड बढ़ा, मैनीफोल्ड बढ़ा, उसके चलते हुए जो है हमारे यहाँ नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बने। ये समय की मांग भी है, आवश्यकता भी है। जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनसे, उनके माध्यम से इस तरह के नए डेस्टिनेशंस के डेवलपमेंट के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसकी गति प्रदान करने के साथ साथ में जो अनुभव काशी कॉरिडोर के बाद में काशी में टूरिस्ट इन्फ्लक्स आया, जो उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद में आया, या जो जगन्नाथपुरी के धाम के कॉरिडोर के बनने के बाद में जगन्नाथपुरी में जिस तरह का रजिस्टर किया, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोहरे तरीके से गया जो है, गया, राजगीर, नालंदा, ये जो है दोहरे महत्व के हैं। क्योंकि एक तरफ जहां इनबाउंड टूरिस्ट जो बुद्धिस्ट कंट्री से आता है, जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं उनके लिए, और दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक जो है ट्रैवलर के लिए, इन दोनों को एड्रेस करने वाले इन विषयों को आगे बढ़ाने के बात इस बजट के माध्यम से की गई है। ओडिशा जहां पे वर्जिन बीचेज हैं, जहां टेम्पल्स हैं, जहां सेंचुरीज हैं, लेकिन टूरिज्म नहीं पहुंचा है। एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, हवाई अड्डे बढ़े, जो है एयर सर्विसेज बढ़ी, उसके कारण से कनेक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण से अब जो है उन नए क्षेत्रों में भी टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से ये जो घोषणा इस बजट में की गई है अत्यंत स्वागत के योग्य है। और आपने देखा होगा कि उसके चलते हुए टूरिज्म सेक्टर के जितने भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स जो हैं उनमें ग्रोथ जो है वो रजिस्टर हुई है। अब आते हैं जरा शेखावत साहब विपक्ष के आरोपों पर, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। वो कह रहे हैं आपने बिहार को खूब दिया है, मॉनसून में खूब बारिश दी है, और आंध्र प्रदेश को भी तोहफों की बारिश दी है, अन्य राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नीति आयोग की बैठक विपक्ष के सीएम बॉयकॉट कर सकते हैं। इस पर विपक्ष विचार कर रहा है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, मैं 2 विषय बताना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ में ले जाना चाहता हूँ। पिछले 10 साल की घटनाओं को याद करिए। जब कभी भी देश ने कोई ऐसी सफलता अर्जित की हो जिस पर भारत के 140 करोड़ लोग गर्व कर सके और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान जो है वो ऊंचा उठे, तब तक हमेशा ही विपक्ष ने इस तरह की प्रतिक्रियाएं की है। ये जो आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक को याद करिए, एयर स्ट्राइक को याद करिए, कोविड के समय में जब हमने टीका बनाया जिससे देश ही नहीं दुनिया के कितने देशों के लोग सुरक्षित हुए, तब इनकी किस तरह की टिप्पणियां और टीका थे। जब नया संसद का भवन बना उस समय में किस तरह की टीका टिप्पणियां थी। जब भारत ने ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तब किस तरह की टीका टिप्पणियां थी। हमेशा ही ऐसे समय पे जब भारतवासी गर्व कर सकें और भारत के प्रति देखने की श्रद्धा पूरे विश्व की बढ़े, ये मैं इस परिप्रेक्ष्य में कहता हूं कि जब कल इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई और पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारत ने एक बार फिर हाईएस्ट ग्रोथ रेट रजिस्टर की, 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट रजिस्टर की, जबकि दुनिया 3.2% पर जूझ रही थी। भारत ने इन्फ्लेशन को पिछले 4 साल के लोएस्ट लेवल पर लाने में सफलता प्राप्त की, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आया और पूरी दुनिया ने फ्यूचर में भी भारत के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को बहुत सकारात्मक रूप से लिया। तब ऐसे समय में जब भारतवासी गर्व कर रहे थे, पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ एक बार फिर श्रद्धा के दृष्टिकोण से भाव से देख रही थी, तब उनको निश्चित रूप से लाजमी था इस तरह की टिप्पणी करना। और जहां तक दूसरा विषय है कि सिर्फ बिहार और उड़ीसा
की बात उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश की बात की है। देखिए, एक वित्त मंत्री अगर 48 लाख करोड़ रुपए का बजट की सारे लेखा जोखा को पढ़े, क्या आप उससे अपेक्षा करते हैं कि 80 मिनट में वो सब कुछ कह देगी? देश की सरकार की तमाम योजनाएं, जिन योजनाओं को सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के माध्यम से, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से या अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, मे बी इट NHAI और अदर किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करती है, तो क्या उन सबकी घोषणाएं किसी एक बजट में, किसी 80 मिनट के कालखंड में हो सकती है? जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक ही उदाहरण देता हूं, 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, क्या वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार और आंध्र प्रदेश में बनेंगे? उनमें से तो कुछ एक ही है। बाकी तो जो है मेरे राजस्थान में भी है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने की घोषणा उसमें की गई है। उसमें जो है 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। ऐसे बहुत सारी घोषणाएं हर एक राज्य में देखी जा सकती है। जो कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण से, टैक्स कलेक्शन ईमानदारी से हो, उसके कारण से, टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के कारण से जो सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, उसके चलते हुए सरकारों को, राज्यों को जो इंसेंटिव मिला, मैं अभी देख रहा था आंकड़े, राजस्थान राज्य को केवल 7000 करोड़ रुपए एडिशनल पिछले साल की तुलना में इस बार मिलेंगे। जो सरकार की ये फिलॉसफी 14वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन की, सरकारों की अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डेवलपमेंट की प्रायोरिटी का स्कोप उनके पास में होना चाहिए, उसको पूरा करती है। क्या वो दिखाई नहीं देता? धन्यवाद गजेंद्र। इसलिए केवल आलोचना के लिए आलोचना करने का काम जो है वो राज्य सरकार का, वो विदेशी, ये हमारे विरोधी जो है वो कर रहे हैं। धन्यवाद गजेंद्र जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सरकार का पक्ष भी रखते हुए विरोधियों पर हमलावर भी।